हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं एलटी ग्रेड इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें जितने क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं टीजीटी, पीजीटी, नेट कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एलटी ग्रेड इंग्लिश में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और एक ही क्वेश्चन को देखते चलें। और आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं दोस्तों कि कितनी तैयारी अभी आपकी हो चुकी है, कितनी कमियां अभी आपके अंदर हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएँ दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है दोस्तों? द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो किसे कहा जाता है दोस्तों, या इसे क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों कहते हैं पेरिपेटाया। आप देख पाए दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हु कोटेड दिस लाइन्स अबाउट ट्रेजिडी। ट्रेजिडी के बारे में ये लाइन किसने कही दोस्तों? लाइन है द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सॉल ऑफ ट्रेजिडी एंड करेक्टर होल्ड्स द सेकेंड प्लेस। ये दोस्तों किसने कहा है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, ये अरिस्टोटल महोदय ने कहा है ट्रेजिडी के बारे में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु डिफाइन ट्रेजिडी इन द फॉलोइंग मैनर। ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। दोस्तों आपको बताना है कि ये किसने कहा है ट्रेजिडी के बारे में दोस्तों। तो ट्रेजिडी को ऐसे किसने डिफाइन किया है दोस्तों? इसका भी आंसर आपका अरिस्टोटल होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोरालिटी प्लेज वर रिटन टीजीटी 2010 में पूछा गया दोस्तों। बताया गया कि मोरालिटी प्लेज जो है दोस्तों, ये कब लिखे जाते थे, आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो मोरालिटी प्लेज हैं इनको 15th एंड 16th सेंचुरी में इसको लिखा जाता था। आप लोग देख लीजिए, जैसे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन में से चुन सकते हैं। एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो छोड़ के कहीं ना जाएं। और दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन इज। दोस्तों बताना है डीकंस्ट्रक्शन के ओरिजिनेटर कौन थे और इसको नेम देने वाले कौन थे, अब उसके बारे में बताएं दोस्तों। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है जैकस डेरिडा। दूसरा दोस्तों फ्रेडरिक नेट्स। दोस्तों थर्ड है आपका मार्टिन हेडगर। फोर्थ दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड। आपको बताना है दोस्तों कि इसका सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, डीकंस्ट्रक्शन की जब भी बात की जाएगी तो आप लोग याद रखेंगे डीकंस्ट्रक्शन के को जो नाम दिया था, जो ओरिजिनेट किया था, वो थे हमारे जैकस डेरिडा साहब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज द टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड। आपको बताएं दोस्तों, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, जो टर्म है दोस्तों, ये एक कॉमिक ड्रामा का एक टाइप है। तो बताना है कि जॉन फ्लेचर और वो कौन थे जिन्होंने दोस्तों इसे अप्लाई किया था, आपको बताना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है बेन जॉनसन, शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन या मार्लो। तो आपको दोस्तों इसका आंसर देना है। तो 6 का आंसर दोस्तों आप जानते ही होंगे। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले हमें याद आते हैं बेन जॉनसन साहब, आप देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्सप्लेन्स द कैरेक्टर ऑफ हु एक्सप्लेन्स हिज कैरेक्टर फार्मूला। दोस्तों यहाँ पे हिज कैरेक्टर फार्मूला इन द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज वर्क। दस आपको बताएं दोस्तों कि वो कौन है जिन्होंने अपने वर्क में अपना कैरेक्टर फार्मूला जो है को इंट्रोड्यूस किया है, आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। तो पढ़ते हैं हम लोग। आपकी लाइन है
Someone peculiar quality doth so possess a man that it doth draw all his affects, his spirits, and his powers in their कॉन्फ्लेक्शंस ऑल टू रन वन वे। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आप देख पा रहे हैं, बेन जॉनसन इन एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। सेकंड दोस्तों, बेन जॉनसन इन अ टेल ऑफ अ टब। थर्ड दोस्तों, बेन जॉनसन इन सिंथियाज रेबल्स। फोर्थ आपका है दोस्तों, बेन जॉनसन इन द प्रोटेस्टर। आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। सही ऑप्शन इसमें दोस्तों क्या होगा आपको बताना है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो 7 का जो आंसर है दोस्तों ये बेन जॉनसन साहब ने अपनाया है। वर्क कौन सा दोस्तों, तो है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। आप इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों बढ़े थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो कॉमेडी ऑफ इंट्रिग। दोस्तों कॉमेडी ऑफ इंट्रिग ओरिजिनेटेड इन द कंट्री। आपको बताएं दोस्तों ये कॉमेडी ऑफ इंट्रिग्स जो है इसको किस कंट्री में ओरिजिनेट किया गया था। दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। दोस्तों देख पा रहे हैं ऑप्शन आपके सामने, स्पेन, यूके, अमेरिका या इंडिया। दोस्तों इसका आंसर है आपका स्पेन। दोस्तों कॉमेडी ऑफ इंट्रिग की के ओरिजिनेशन की बात अगर की जाती है तो वहाँ पे फर्स्ट आपको याद रखना है स्पेन में ही इसको ओरिजिनेट किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज रिवाइव्ड इन फ्रांस बाई। फ्रांस में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को किसके द्वारा रिवाइव किया गया था। दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। दोस्तों ऑप्शन सामने आपके, आपका फर्स्ट ऑप्शन है मोलेयर, सेकंड है जॉनसन, थर्ड है फ्लेचर, फोर्थ है शेक्सपियर। दोस्तों अगर बात की जाती फ्रांस में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को किसके द्वारा रिवाइव किया गया था तो वो थे हमारे मोलियर महोदय। कौन थे दोस्तों, मोलियर महोदय थे। आप इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों हम बोलेंगे थोड़ा सा आगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइए ताकि, क्योंकि सर जितनी भी चीज़ें दोस्तों आप नोट कर लेते हैं वो लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में सेट रहती हैं, हमें भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। बात की जा रही है कॉमेडी ऑफ मैनर्स की। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में अगर बात की जाए कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स कब फ्लोरिश हुआ था, वो एज कौन सा था दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। तो आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट है आपका एलिजाबेथन एज, सेकंड है रोमांटिक एज, थर्ड है आपका रिस्टोरेशन एज, फोर्थ है आपका मॉडर्न एज। दोस्तों की कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात की जाएगी कि इंग्लैंड में वो कब फ्लोरिश हुआ था तो इसका आंसर होगा दोस्तों रिस्टोरेशन एज। यानी दोस्तों अगर हम बात करते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स की तो ये इंग्लैंड में फ्लोरिश हुआ था रिस्टोरेशन एज में। दोस्तों ये आप नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन 11 है दोस्तों। तो आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन द साउंड ऑफ अ वर्ड रिसेंबल्स द मीनिंग इट डिनोट्स द फिगर ऑफ स्पीचेज। बात की दोस्तों कि जब कोई भी साउंड किसी भी वर्ड की रिसेंबल होती है द मीनिंग इट डिनोट, जैसे कि उसकी मीनिंग होती है दोस्तों, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग वो शब्द जो होता है वो प्रतीत होता है, उसका साउंड जो है प्रतीत होता है। तो आपको बताना है उस साउंड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। तो जब भी आप याद रखिए कहीं भी अगर हम बात करते हैं साउंड की, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि साउंड की बात जब भी की जाएगी तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपके मन में आता है ओनोमेटोपोइया। दोस्तों तो आपके पास ऑप्शन है चनेक्डकी, ओनोमेटोपोइया, प्रोसोपोपिया, ट्रांसफर एपिडेट। दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है आपका ओनोमेटोपोइया। क्योंकि साउंड की बात जब भी की जाती है तो वहाँ पे आपका जो आंसर होता है ओनोमेटोपोइया ही होता है। दोस्तों बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 12 में द रिपीटिशन ऑफ वॉबल साउंड्स। दोस्तों द रिपीटिशन ऑफ वॉबल साउंड्स इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड। दोस्तों जब भी बात की जाती है वॉबल साउंड्स के रिपीटिशन की
तो यहाँ पे आप सभी जानते हो दोस्तों, आंसर आपका होता है एजोनेंस। दोस्तों अगर बात होती है कहीं भी कॉन्सोनेंट साउंड्स की, तो वहाँ पे होता है कॉन्सोनेंट्स। आप ये सब नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन। आपको दोस्तों यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना है। आपका दोस्तों यहाँ पे जो सेंटेंस है वो देख पा रहे हैं, ही रिसीव्ड अ मोर्टल वुंड। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन है, सिलेक्ट की, ट्रांसफर्ड एपिथेट, मेटोनिमी, लिटोटीज। आपको बताना है दोस्तों इसमें से सही आंसर क्या होगा। दोस्तों तो हम जब भी बात करते हैं कि जब किसी की विशेषता जो होती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, दोस्तों कहने का मतलब जिसकी विशेषता होती है उसका जब एडजेक्टिव हम उसके साथ ना यूज़ करके, बल्कि दोस्तों हम यूज़ करते हैं उसके किसी दूसरी चीज़ के लिए जो कि उससे रिलेटेड होता है, आपके सब्जेक्ट से या आपके उस नाउन या प्रोनाउन से। तो वहाँ पे दोस्तों बात की जाती है ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। इसके लिए दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि कहा जाए ही स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। दोस्तों तो स्लीपलेस तो वह था, लेकिन यहाँ पे स्लीपलेस जो है उसको नाइट के साथ दोस्तों यहाँ पे बताया गया, इसलिए उस सेंटेंस में भी आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट ही होगा। दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा है, इसमें आपको बताना है दोस्तों इस स्टेटमेंट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। स्टेटमेंट है दोस्तों, आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। दोस्तों आप बताना है कि इस सेंटेंस में या स्टेटमेंट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है लिटोटीज, सेकंड है अपन, थर्ड है आपका पैथेटिक फैलेसी और फोर्थ है दोस्तों इन्यूंडो। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों तो सबसे बात करेंगे दोस्तों आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। इसमें अगर हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की तो वो है आपका इन्यूंडो, या आप नोट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे। दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तो पूछा गया विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन। ये पीजीटी 2004 और 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बताया गया शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 1575, सेकंड है 1564, 1512, 1616। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन। अगर बात करें दोस्तों कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, दोस्तों अगर सन की बात की जाती है, उनके बर्थ ईयर की बात की जाती है, आपको बता सकते हैं 1564 या 1564। अगर हम बात करते हैं कि डेट क्या थी और मंथ कौन सा था दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन है 23 अप्रैल 1564, 24 अप्रैल 1564, 25 अप्रैल 23 अप्रैल 1616। अगर बात करते हैं दोस्तों विलियम शेक्सपियर के जन्म की, तो अप्रैल मंथ में इनका जन्म हुआ था और डेट थी दोस्तों 23 अप्रैल। दोस्तों ये आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं बैप्टाइज्ड कब हुए थे, इनका नामकरण कब हुआ था दोस्तों, तो इसका आंसर आपको पता होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि विलियम शेक्सपियर साहब को बैप्टाइज कब किया गया था, उनका नामकरण कब हुआ था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माई राइजिंग इज़ दाई फॉल। माई राइजिंग इज़ दाई फॉल, दिस लाइन इज फ्रॉम। आपको बताना है कि जब माई राइजिंग इज़ दाई फॉल जो सेंटेंस है ये किस वर्क से ये लिया गया है। ये लाइन आपको उस वर्क का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन है पैराडाइज रिगेंट, सेकंड है लिसिडॉस, थर्ड है आपका टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, फोर्थ ऑप्शन है आपका कॉमर्स। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कि ऑप्शन होगा, आप लोग
कमेंट करके बताएं। अब देखें अगर आपको आता पहले आप लगाइए दोस्तों। आप इस लाइन को नोट कर लीजिए, माई राइजिंग इज़ दाई फॉल। ये जो लाइन है ये पैराडाइज रिगेंड की लाइन है दोस्तों। अगर बात करें पैराडाइज रिगेंड की, तो पैराडाइज रिगेंड जॉन मिल्टन की फेवरेट, सबसे फेवरेट बुक यही है दोस्तों, बहुत फेवरेट थी उनकी, इसको बहुत पसंद करते थे। ये भी आप नोट कर सकते हैं, इसको आप माइंड कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। अगर बात की जाए ये लाइन कहाँ से ली गई है, किस वर्क से ली गई है, तो एरियोपेजिटिका पैराडाइज लॉस्ट टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल कॉमर्स। आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। जैसे कि जब दोस्तों बात भी की जाती है इस लाइन को किसने कहा था, तो वहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो सैटर्न ने ही इस बात को कहा दोस्तों। अगर बात करते हैं कहाँ से लिया गया है, तो अगर सैटर्न आपको पता है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि सैटर्न जो कैरेक्टर है वो आता है पैराडाइज लॉस्ट में। ये भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। पर थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन थ्रो इन हेल, दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। आपको बताना है ये लाइन कहाँ से ली गई दोस्तों, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ये लाइन भी दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट से ही ली गई है, जो कि जॉन मिल्टन साहब का बहुत ही फेमस एपिक है दोस्तों। ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जॉन डन दोस्तों। यहाँ बात करें, जॉन डन वॉज बोर्न इन लंदन इन। बात करें जॉन डन का जन्म तो लंदन में हुआ था, लेकिन किस ईयर में हुआ था, आपको उस ईयर का नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शन है 1571 और 1572, सेकंड है 1575, थर्ड है 1579, फोर्थ है 1582। आपको सही आंसर बताना है दोस्तों, सही ऑप्शन बताना है। तो सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएं क्या होगा इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों। तो आप लोग याद कर सकते हैं, जॉन डन की अगर हम बात करें बर्थ ईयर की दोस्तों, तो 1571 या 1572 माना जाता है। आप ही नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ पोप एंड्स विद द लाइन्स। आपको एक लाइन दी जा रही है दोस्तों, आपको बताना है कि ये अलेक्जेंडर पोप की जो दोस्तों कौन सा वो पोएम है जो इन लाइनों पर समाप्त होता है। लाइन आपके सामने है, दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, दस अनलैमेंटेड लेट मी डाई। दोस्तों बढ़ते थोड़ा सा हम आगे, इसकी जो आधी लाइन दोस्तों वो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई। दोस्तों बताएं कि ये लाइनें जो हैं ये अलेक्जेंडर पोप के किस पोएम की लाइन है और कौन सी पोएम इनकी इन लाइनों पे समाप्त होती है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ओड ऑन सॉलिट्यूड, सेकंड है ओड फॉर म्यूजिक, थर्ड है आपका द कोर्ट बैलड, फोर्थ आपका एसे ऑन मैन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर है दोस्तों, इनकी जो पोएम है वो ऑड ऑन सॉलिट्यूड है, जो इन लाइनों पे समाप्त होती है। ये आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इन द पोएम entitled Elegy written in a country churchyard, the poet laments the death of। आपको बताना है एक एलेजी है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड दोस्तों। तो आपको बताना है जो टॉमस ग्रे की बहुत ही फेमस एक पोएम है, तो आपको बताना है कि इस एलेजी में या इस पोएम में किसके मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है, जो आपका कवि टॉमस ग्रे हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष पर्सन के लिए, सेकंड है पार्टिकुलर सोल्जर, थर्ड आपका ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, फोर्थ है आपका अ ग्रुप ऑफ पीसेंट्स। आपको दोस्तों इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 22 आप बताएं दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप बात करना है, आपने कभी पढ़ा इस पोएम को, तो इस पोएम में जो आपके पोएट हैं टॉमस ग्रे, वो लैमेंट करते हैं अ ग्रुप ऑफ पीसेंट्स की, किसानों की, जो गरीब लोग हैं, एक
छोटे से गांव के गरीब लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द वर्ड्स पार्टिंग डे इन द पोएम इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड मीन। आपको बताना है कि जो पोएम है इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसमें एक वर्ड है पार्टिंग डे। आपको बताना है कि पार्टिंग डे का यहाँ पे क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नून, सेकंड ऑप्शन है आपका मॉर्निंग, थर्ड ऑप्शन है इवनिंग और फोर्थ ऑप्शन है मिडनाइट। दोस्तों आपको इसका आंसर देना है। तो अगर आपने पोएम पढ़ा है, सब लोग जानते हैं दोस्तों कि पार्टिंग डे का मतलब दिन का समाप्त होना। दिन जब समाप्त हो दोस्तों तो वहाँ का मतलब होता है इवनिंग, यानी इवनिंग की बात यहाँ पे हो रही है पार्टिंग डे से। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। अगर बात करते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ हैं, वर्ड्सवर्थ को किस प्रकार के कह सकते हैं कवि के रूप में जाना जाता है, तो फर्स्ट आपका जो लैंकशायर रीजन, सेकंड है एसेक्स रीजन, थर्ड है लेक डिस्ट्रिक्ट और फोर्थ है बेसेक्स रीजन। दोस्तों आप सभी जानते हैं वर्ड्सवर्थ को लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख पा रहे हैं, वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट। आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। तो सभी जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ दोस्तों, उस स्थान का नाम आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो सभी जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ का जन्म दोस्तों हुआ था कॉकर माउथ में, ये आप नोट कर लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा हम आगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 दोस्तों, Why is the year 1798 taken to be the beginning of the romantic movement? आपको बताना है कि 1798 जो ईयर है उसे रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत क्यों कही जाती है, आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि वर्ड्सवर्थ बर्थडे, उस दिन वर्ड्सवर्थ का बर्थडे उस ईयर में पड़ता है। सेकंड है असेसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, की क्वीन विक्टोरिया ने उस समय कह सकते हैं सिंहासन प्राप्त किया था। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, की फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। फोर्थ आपको दोस्तों लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड, की लिरिकल बैलेट जो है पब्लिश हुए थे, इसलिए 1798 को हम रोमांटिक मूवमेंट के रूप में जानते हैं। आपको इसका आंसर देना है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो इसका आंसर है वो है लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड, 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था और लिरिकल बैलेट के पब्लिश होने के साथ ही रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत भी हो गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज। को बताना है जो रोमांटिक एज है इसको हम और किसके रूप में जानते हैं। तो फर्स्ट है एज ऑफ पोफ, सेकंड है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, थर्ड है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, फोर्थ आपका एज ऑफ ड्राइडन। दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोमांटिक एज के अगर हम प्रमुख पोएट की बात करें तो वो आपके वर्ड्सवर्थ साहब हैं। तो इसका आंसर भी आप तुरंत गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि रोमांटिक एज को हम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के भी हम कह सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन है वेयर डिड शेली सेटल एंड रोट हिज बेस्ट पोएट्री। आपको बताना है कि जो पीबी शैली थे वो कहाँ पर सेटल हुए थे और उन्होंने अपनी सबसे अच्छी कविताएं लिखी थी। आपको दोस्तों इसका आंसर बताना है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा स्थान था। फर्स्ट है ससेक्स, सेकंड है एटन, थर्ड है आपका फ्रांस, डी है आपका फोर्थ पीसा। तो आपको बताना है वो कौन सा स्थान था। दोस्तों आप लोग जान लीजिए वो स्थान था पीसा। यहाँ पे पीसा में ही वो सेटल हुए थे और उन्होंने अपनी सबसे बेस्ट पोएट्री वहीं से लिखना शुरू किया था। बढ़ते थोड़ा आगे। क्वेश्चन नंबर 29 आप देख पा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन 29 में शैले वॉज रस्टिकेटेड इन 1811 along with his fellow थॉमस जेफरसन हॉग फॉर राइटिंग। आपको बताना है कि पीबी शैले को उनके साथी
टॉमस जेफरसन हॉक के साथ रेस्टिकेट किया गया था 1811 में। तो आपको बताना है वो कौन सा वर्क था जिस वर्क को जो उन्होंने वो लिखा था इन्होंने, तो उसके लिए इनको रेस्टिकेट किया गया था। आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं वो था आपका द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। ये वर्क इन्होंने लिखा था, इसी वर्क के लिए इनको रेस्टिकेट किया गया दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 30 आपका क्वेश्चन है द फेमस लाइन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बिफोर बिहाइंड। आपको बताना है कि ये लाइन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बिफोर बिहाइंड, क्या ये लाइन किस वर्क से निकला है, आप किस वर्क की लाइन है दोस्तों, आपको बताना है। तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है ओ टू द बेस्ट पॉइंट, सेकंड है आपका हेलास, थर्ड है आपका द ट्रम्प ऑफ लाइफ, फोर्थ है आपका द सेंसी। तो सभी जानते हैं कि जो ये लाइन है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बिफोर बिहाइंड, ये लाइन आपकी है ओ टू द बेस्ट विंड से। आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये कई बार दोस्तों कह सकते हैं ये आपके एलटी ग्रेड एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों। 31 में द फॉलोइंग लाइन्स इंस्क्राइब्ड ऑन शेलीज टॉम्ब आर टेकन फ्रॉम। दोस्तों ये जो लाइनें हैं इस पीवी शैली के टॉम्ब के ऊपर लिखी हुई हैं। तो कौन ना ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, आपकी लाइन है दोस्तों नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट डथ सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। आपको बताना है ये लाइन किस वर्क से है, और दोस्तों उसके जो ऑथर हैं वो कौन है, आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों जैसा कि आपने ये लाइन देखी, आपको बताना इसका आंसर आप ये फिर देख सकते हैं नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट डथ सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। तो ये दोस्तों जो लाइन है, ये लाइन है फ्रॉम एरियल सॉन्ग इन द टेम्पेस्ट, यानी एरियल के सॉन्ग दोस्तों इन द टेम्पेस्ट में जो एरियल का सॉन्ग है दोस्तों वहीं से ये लाइनें ली गई हैं, आप इसको याद कर सकते हैं।